प्रिय व्यूवर्स, आपके लिए प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना। हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से होने जा रही है। वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे से होने जा रही है। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई थेडी मारुथुबम शुरू की है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसे निर्णय लेने का अधिकार है। इन्हें सदस्य देश चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य हैं। कथन 2, इसकी चर्चाओं में संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है। और कथन 3, इसमें सदस्यों के बहुमत के मतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य में सेवा के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो न्यू इंडिया का विजन है। कथन 2, यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, न्यायाधिकरणों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया था। कथन 2, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कथन 2, ऐसे विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है। और कथन 3, इन्हें पारित करने के लिए गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य यानी आरबीआई के 3 अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं। कथन 2, 2014 में तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची प्रकाशित करती है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस लेखक का लेखकीय नाम भानु सिंह था? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न था, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कथन 2, बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए चरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ऐसी समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याय की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। कथन 2, अनुच्छेद 247 संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची में उल्लिखित किसी मौजूदा कानून के माध्यम से बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना करने की शक्ति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। कथन 2, यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कथन 3, यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की घोषणा की। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थित नो पेट्रोलिंग जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत और चीन के बीच नो पेट्रोलिंग जोन के विचार की शुरुआत 1962 के युद्ध से हुई थी। कथन 2, भारत के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स चाइना स्टडी ग्रुप निकाय द्वारा तय किए जाते हैं। और कथन 3, चाइना स्टडी ग्रुप एक सचिव स्तर का आधिकारिक समूह है जो चीन से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार का एकमात्र सलाहकार है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गोगरा पोस्ट के पास पेट्रोलिंग पॉइंट PP-17A से भारतीय और चीनी सैनिकों ने हटने का फैसला किया है। नो पेट्रोलिंग जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी पक्ष को गश्त करने की अनुमति नहीं होती है। भारत और चीन के बीच नो पेट्रोलिंग जोन के विचार की शुरुआत 1962 के बॉर्डर युद्ध से हुई थी। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 20 किलोमीटर पीछे तैनात किया। 2013 में भारत ने नो पेट्रोलिंग जोन की अवधारणा का उपयोग किया। भारत के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स चाइना स्टडी ग्रुप निकाय द्वारा तय किए जाते हैं। चाइना स्टडी ग्रुप एक सचिव स्तर का आधिकारिक समूह है जो चीन से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार का एकमात्र सलाहकार है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। पूर्वी लद्दाख में 60 से अधिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। कुछ मामलों में इन बिंदुओं को मानचित्र पर चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी तटीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को अपनी सहमति दी है। इस प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह तटीय राजमार्ग ओडिशा के टांगी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जोड़ेगा। कथन 2, यह तटीय राजमार्ग प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित है और इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। ओडिशा सरकार ने एक 8,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी तटीय राजमार्ग परियोजना को अपनी सहमति दी है। यह तटीय राजमार्ग ओडिशा के टांगी को पश्चिम बंगाल के दीघा से जोड़ेगा। यह 382 किलोमीटर लंबा तटीय राजमार्ग प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित है। इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करेगा। 2015 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। घोषणा के 6 साल बाद राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सहमति दी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, PM दक्ष पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया है। कथन 2, इसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों तक पहुंचाना है। और कथन 3, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। पोर्टल और ऐप के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित सेक्टर कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2020-21 से PM दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2 और 3।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कथन 2, भारत छोड़ो का नारा अरुणा आसफ अली ने गढ़ा था। और कथन 3, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने हिंसक रूप से दबा दिया था। लोगों को गोली मार दी गई, लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पेंसीलुंगप्पा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं, ए लद्दाख, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि तापमान में वृद्धि और सर्दियों के दौरान वर्षा में कमी का पेंसीलुंगप्पा ग्लेशियर पर प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन के अनुसार ग्लेशियर लगभग औसतन 6.7 मीटर प्रति वर्ष की दर से पीछे हट रहा है। यह ग्लेशियर लद्दाख की जास्कर घाटी में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, NCLAT इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 यानी IBC की धारा 61 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। कथन 2, NCLAT भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा जारी किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 61 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। यह IBC की धारा 202 और धारा 211 के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। NCLAT भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा जारी किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रीम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 7 मार्च 2007 को IOR-ARC यानी इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्टर को अपनाया गया। कथन 2, इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विचार करने का निर्णय लिया है। 7 मार्च 1997 को क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके साथ साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्टर को अपनाया गया। इसका मुख्यालय एबेने, मॉरिशस में स्थित है। इस क्षेत्रीय सहयोग का लक्ष्य हिंद महासागर रीम क्षेत्र में व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक संधि है जो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य देशों को मानव अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध करती है। कथन 2, भारत इसके प्रारूप निर्माण में सक्रिय भागीदार था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और नहीं दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में 30 अधिकारों को शामिल किया गया है। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आदि शामिल हैं। भारत ने यूडीएचआर के प्रारूप निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यूडीएचआर एक संधि नहीं है, इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से सदस्य देशों को मानव अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी दायित्वों के लिए बाध्य नहीं करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी 8.6% है। कथन 2, भारत में 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं, जिनमें से लगभग 25 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी हैं। कथन 3, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कोल जनजातीय समूह है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और डी केवल 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1। विश्व आदिवासी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इस दिवस के माध्यम से आदिवासियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले योगदान को याद किया जाता है। 1982 में जिनेवा में विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई है, इसलिए इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में चुना गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी 8.6% है। भारत में 700 से अधिक आदिवासी समूह हैं, जिनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी हैं। गौंड जनजातीय समूह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1। अंतिम प्रश्न है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 2001 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। कथन 2, सुंदरबन डेल्टा दुनिया के 3 मैंग्रोव वनों में से एक है जिसमें बाघ रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में है। सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है जहाँ बाघ रहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आइए नोट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, आईसीएमआर NIRRH के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सर्पदंश के मामलों में दूसरे स्थान पर है। कथन 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सांप के काटने से फैलने वाले जहर को उच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।